गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम और सब्जेक्ट के भांति आज एक हिंदी का भी प्लेलिस्ट बनेगा जो कंप्लीट वीडियो रहेगा, जिसमें हिंदी व्याकरण रहेगा। बहुत अच्छा ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से इसमें बताया जाएगा। शुरुआत करेंगे हिंदी व्याकरण का पूरा बेसिक से, और ये हर एक वो सब्जेक्ट के लिए काम आएगा, वैसे वैसे एग्ज़ाम के लिए काम आएगा जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। जैसे सीटेट हो गया, जेटेट हो गया, और ऐसे ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसके यूज में आएगा। ये बोर्ड क्लास का भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि व्याकरण से। व्याकरण किसे कहते हैं, तो सबों को नॉलेज होगा इसके बारे में कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो हम लोग का जानना है, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हमारे माता पिता बताते थे कि जिसे शुद्ध शुद्ध कहना बोलना आवे उसे हम व्याकरण कहते हैं। लेकिन इसमें से कुछ सुधार करके और जो क्या किए हैं, इसको बनाए हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आवे उसे व्याकरण कहते हैं। क्या? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आवे उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं व्याकरण के बाद भाषा। हम यहाँ पे थोड़ा सा व्याकरण जब शुरू कर रहे हैं ग्रामर हिंदी में, तो इसलिए हम पहले व्याकरण का परिभाषा दिए। अब बात करते हैं भाषा, और फिर भाषा का परिभाषा देने के बाद हम फिर से आएंगे व्याकरण में, और व्याकरण के खंड या भेद जो भी कहें वहाँ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उसका बाद हम पढ़ते हैं भाषा। भाषा बोलते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है भाषा। हम जो बोल रहे हैं ये क्या है? भाषा है। हम अपना भाव, जो मन की बात है, वो आपको हम बोल कर सुना रहे हैं, अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। हम समाज में बैठे हुए रहते हैं तो अपना भाव अपना विचार हम देते हैं कि मेरा मानना ऐसा है कि अगर ऐसा करेंगे तो समाज इतना अच्छा ढंग से चलेगा और ये अच्छा चलेगा। तो ये अपना दे रहे हैं। तो ये किसके माध्यम से दे रहे हैं? भाषा के माध्यम से दे रहे हैं। तो वही यहाँ पे इसका एक परिभाषा बना दिया गया है कि जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को आदान प्रदान दे सकते हैं और उसका वाला सुन सकते हैं, है ना, प्रदान करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। तो उस माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा के 3 रूप हैं। सबको बताए, बच्चा के बुक से दिया हुआ है इसलिए हम इसको उठा लिए। अगर मान लो कोई बच्चा ही बुक पकड़ लिया, चाहे पढ़ना चाहा तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। तो क्या है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। देखो, ये नाम अपने आप में व्यक्त कर रहा है, इसका परिभाषा दे रहा है। ठीक है, हल्ला बंद करने बोले। ठीक है, उधर रखने बोले। क्या है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा यहाँ पे परिभाषा दी है, जिस भाषा को लिखकर समझाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखो, हम अपना भाव अपना विचार अपना जो भी हमारे अंदर चल रहा है वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं? खत में लिखना, है ना, लेटर लिख के समझाना, तो किसी को लिख कर दे देना। अगर कोई गूंगा आदमी होता है, ठीक है, जिसका नॉलेज है, वो लिखने भी जानता है और बोल नहीं पा रहा है, तो वह अपना जो विचार है वो क्या कर सकता है? लिख कर प्रकट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। इसलिए इसको बोलेंगे कि जिस भाषा को हम लिख कर प्रकट करें किसी सामने में, अब तो अपना मन का भाव या विचार दें, उसे हम क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। इसी प्रकार है मौखिक भाषा। जो बोल नहीं पा रहा है वो क्या करेगा? जो बोल नहीं पा रहा है क्या करेगा? जिस भाषा को हम बोलकर समझाते हैं, ठीक है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ओरल, जैसे मान लो हमको लिखने नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं? हम अपना भाव को, मन को, विचार को, हमें भूख लगा है तो मम्मी को क्या बोलेंगे? लिख के देंगे। हमको आता ही नहीं, कहाँ लिखेंगे? तो बोल कर करेंगे। तो क्या हो गया कि जब हम अपना मन के भाव विचार और जो कुछ भी समस्या है वो हम बोल कर
हम बोलकर उसके बारे में चर्चा करें तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा। बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास लाइव है तो क्या दिक्कत है। सांकेतिक भाषा, जिसे ये दोनों चीज का प्रॉब्लम है तो क्या करेगा? संकेत, जो पागल आदमी रहता है, गूंगा रहता है, लिख भी नहीं पाता है, तो संकेत करता है कि छोटा बच्चा ले लो ना, छोटा बच्चा क्या बोल नहीं पाता है ना, उसे बिस्किट चाहिए तो क्या करता है? संकेत करता है कि मुझे वो चाहिए, इशारा करता है। तो इसलिए उसे कहा जाता है कि जिस भाषा को हम इशारों से समझते हैं या तो समझाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अभी जस्ट बैक टू बैक हम बात करेंगे किसके बारे में? व्याकरण के खंड या भेद। तो हम बोले थे कि व्याकरण के बारे में है, तो व्याकरण के खंड या टुकड़ा या भाग बोल सकते हैं, या तो उसका भेद। तो वर्ण विचार, व्याकरण के खंड 3 हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण विचार का। पहला वर्ण विचार, जिसे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। वर्ण हम उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, ठीक है, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे या, अमेया, क, ख, च, छ, ये सारे जो है ये क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अब बात करते हैं वर्णमाला। वर्णों के कर्णबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कर्णबद्ध मतलब क्या है कि अगर गिनती में गिनते हैं तो लेकर 1 से लेकर 100 तक सिस्टमेटिक तरीका से लिखा जाता है। उसी प्रकार से हम लोग जो वर्णमाला सजाते हैं, कखारा, चाचा, टाठा, तो वो सिस्टमेटिक को ही कर्मबद्ध बोलते हैं। तो उसको सिस्टमेटिक सुबद्ध तरीका से, शुद्ध तरीका से इसको जो लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला अथवा कखारा बोलते हैं, ठीक है। तो उसको वर्णों के कर्मबद्ध को, तो उसको वर्ण, जितना सारा वर्ण है जो लिखते हैं वो सारे वर्ण होता है, उसको एक कर्मबद्ध तरीका से सजाया जाता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण के 2 भेद हैं, है ना, वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम बात करते हैं स्वर्ण वर्ण का। तो स्वर्ण वर्ण उसको बोलते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे या, अमेया, हर्षई, दीर्घई इत्यादि। कहने के मतलब कि हम किसी के मदद के बिना अगर कोई काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। मतलब ये जब ऐसे इसमें अक्षर आते हैं जो किसी के सहायता के बिना हम उसको बोल पाते हैं। जैसे अ, अमिया, अ, किसी का सहायता जरूरत नहीं पड़ता है। और एक होता है, अच्छा पहले स्वर वर्ण खत्म करते हैं, फिर व्यंजन वर्ण में बताएंगे जो किसी के सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हम स्वर वर्ण समझ में आ गया क्या बोलते हैं? जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता के हो, ले पाए, कर सके, उसे हम बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण के मूलतः तो 5 होते हैं, लेकिन हम लोग को जनरली पढ़ना पड़ता है 3, ठीक है। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर, ठीक है। 2 है, उसका चर्चा नहीं करेंगे, वो पढ़ना भी नहीं है, अंशु का ये है, उसको नहीं पढ़ना है। तो हर्ष स्वर बोलते हैं जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता हो, जिसका उच्चारण करने में, जैसे बर्तनिया पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत ऐसे हैं जिसको बोलने में कम समय लगता है, उसे हम क्या बोल देंगे? हर्ष स्वर। हाँ, पहला या, हर्षही, हर्षहु, री, ये 4 हैं। टोटल कितने हैं? 4 हैं। हमको इससे याद आया जो वर्णमाला है टोटल कितने हैं? 52 है, हमको अभी याद आया। तो हर स्वर का कितने हैं? टोटल 4 ही हैं, जिसको कम समय में उच्चारण कर लेते हैं। दीर्घ स्वर जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण करने हर स्वर से दुगुना लगता है। जैसे ये हर स्वर में उच्चारण करने के लिए मतलब कोई समय नहीं लगता है, कम समय में हो जाता है, लेकिन इसी का दुगुना लगे उसको हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। मतलब हर स्वर से दुगुना समय लेता हो उसे हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। कौन कौन सा है देख लीजिए। अम्य, आ, दीर्घही, दुर्गहु, टोटल 3 है। कहने मतलब क्या है?
कहने मतलब ये है, हम बोल के देखते हैं, अमिया आ, दीर्घही, दुर्गहू बोलते हैं ना, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन इसमें पढ़ो अ हर्षही, हर्षहू, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि इसका दुगुना टाइम लग रहा है। इसी से अब आते हैं प्लुप्त स्वर, जिसका उच्चारण करने में हर्ष स्वर से 3 गुना लगता हो। मतलब अगर ये तीनों को याद करना बहुत आसान है। जो हर्ष स्वर है इसका दुगुना लगता है दीर्घ स्वर में, और हर्ष स्वर का 3 गुना लगता है लुप्त स्वर में। प्लुप्त है ना, ये क्या है? प्लुप्त स्वर, जिसका उच्चारण करने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लुप्त स्वर। जैसे बोलते हैं नमः, ओम, ठीक है। जैसे ओम, भूर, भुवस्वाहा, इसमें सारा बहुत सारा ऐसे ऐसे संस्कृत का वर्ड आते हैं, मतलब अक्षर आते हैं, शब्द आते हैं, जिसको उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। नहीं बोलता है ओम भूर, तो कितना टाइम लग रहा है? 3 गुना लग रहा है। तो वो किस में हो जाएगा? प्लुप्त स्वर में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, वो बता रहे हैं 2 मिनट में। तो हम बात कर रहे थे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का बात करते हैं, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, उस व्यंजन का वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का, ख, ग, घ इत्यादि। कहने मतलब हम स्वर व्यंजन की बात किए कि जो किसी के सहायता के बिना वो उच्चारण होता है, उसको उच्चारण लेने के लिए किसी का सहायता की जरूरत नहीं पड़ता है। जस्ट उसका उल्टा व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। तो व्यंजन वर्ण होता है कि जिसका उच्चारण स्वर के सहायता से हो, किसी का मदद की जरूरत पड़ता है, तब जाकर उसका उच्चारण करते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। आप बोलिएगा कि का कैसे कैसे हम इसको बोलेंगे कि ये व्यंजन वर्ण है। तो आप का को तोड़िए, तो का हलन जुड़ आ होता है, तो का होता है। तो इसलिए बोलते हैं संधि विच्छेद जब करेंगे, जब सिखाएंगे, तो आपको बताएंगे कि इसलिए इसको का को हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। और आ को ऐसा नहीं है, आ जो स्वर वर्ण है उसमें किसी का सहायता नहीं लेना पड़ता है। लेकिन जो स्वर व्यंजन वर्ण है, का है चाहे खा है, तो उसमें देखो आ की मात्रा आ रहा है, एक लंबा टाइम तक उसको खींचो तो उसमें आ की मात्रा आता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के जो पहला भेद है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, जिसका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ, मुद्रा, दंत स्थानों के स्पर्श से, है ना, बोले जाते हैं, उस स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहने मतलब ये है कि ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण, है ना, जिसका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ, मुद्रा मुद्रा मूर्धा, दंत और स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, उसका स्पर्श होता है। आप कोशिश कीजिए कखारा पढ़ के, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जो हमारे यहाँ से बोले जाते हैं। कहाँ से? कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। माफ कीजिएगा, हमको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी जीव लटक जाता है, इसलिए हमें मूर्धा में मुद्रा बोला गया, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कि जिसका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा, दंत इत्यादि के, है ना, स्थानों से स्पर्श से बोले जाते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यहाँ पे लिख के दिखा दिए हैं कि क्या होता है, हम बताते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको दिखता होगा, ये क्या है? कवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग टा, ठा, ड, ढ, हाँ, चवर्ग में चा, छ, ज, झ, य। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। तवर्ग में त, थ, द, ध, दंतना। और पवर्ग में प, फ, ब, भ, मा। ये तमाम चीज है जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं? तो अंतर ज, र, ल, व, ये 4 हैं। एक कंपटीशन एग्जाम पूछते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं,
तो अंतर ज र ल व ये चारों में से कोई एक दे देता है। इन चारों का उच्चारण कंठ, दांत, ओष्ठ, जीभ, तालु इत्यादि के सटाने से होता है, तो सटने से होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे ठीक है, बता दें अंतरशिया रला हुआ, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर से रिपीट करेंगे, इन चारों का उच्चारण कंठ, दांत, ओष्ठ, जीभ, तालु आदि के स्पर्श से इसका उच्चारण निकलता है। ठीक है, बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन वर्ण तो वर्णों का उच्चारण करने में मुंह से भाप निकलता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मतलब ऊष्मा। हम कोई ऐसे हैं, एक दो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे तलिविसा, मुधंसा, दंसा, हा, ये चार ऐसे हैं जिसको हम जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, भाप निकलता है। मतलब क्या कहते हैं उसको, ऊष्म निकलता है, ऊष्मा निकलता है, मुंह से भाप निकलता है। तालिबिसा, मुधंसा, तो भाप निकलता है, उससे हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप ये सारे वर्ड को, ये सारे अक्षर को बोलने का कोशिश करें, बोलने का प्रयत्न करें, तो आपको जो है इससे पता चल जाएगा कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, और उसका उच्चारण पता चल जाएगा। तो हम बता दिए किसे कहते हैं, मुंह से भाप निकलता बोलने पर। ठीक है, जो तालिबिसा, मुदंसा, दंसा, हा। आपको ये बता दिए ये क्या होता है, स्पर्श व्यंजन है। कवर्ग तखारा, चवर्ग चाचा, तवर्ग ताथा, टवर्ग टाठा, पवर्ग पापा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखवा दिए। जैसे संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आता है छंजोगिच्छा, तरा, ज्ञा, श्री। द्विग व्यंजन ढ और अंगा और ढ, अयोग्यवाहक, अनुसरया, अभिसरया। ऊष्म अभी बताएं, तालिबिसा, मुधंसा, दंसा, हा। अंतस्थ व्यंजन अंतर्जा, र, ल, व, ये दोनों अभी बता दिए, और ये जो है ये अभी बता रहे हैं। तो संयुक्त अक्षर छंजोगिच्छा, त्रा, अज्ञा और श्री मतलब श्री। द्विग व्यंजन ये बोलते हैं अंगा और ढा। अयोग्यवाहक व्यंजन अनुसरया, अभिसरया। ऊष्म व्यंजन तालिबिसा, मुधंसा, दंसा, हा। और अंतस्थ, अंतरशिया, र, ल, व, ये सारे के सारे हैं। अब इसके बाद जो बच गया है हम अपलोड करते हैं। तो बस लगभग वर्ण खत्म ही हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ है जो 4 लाइन का है और 4 पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं। तो उच्चारण में लघु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं। लघु प्रेक्षण देखते हैं क्या होता है लघु प्रेक्षण, अल्प प्रण और दूसरा होता है महाप्रण। पहला होता है अल्प प्रण और महाप्रण, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे लोगों को दिखना चाहिए, मतलब हमें भी आना चाहिए, इतना भी नीचे है। पहला अल्प प्रण। अल्प प्रण मतलब वैसे अक्षर जिसे उच्चारण करने में कम समय लगे, देखो। और जब महाप्रण जो ज्यादा समय लगे। एक तो हम लोग थियोरेटिकल पढ़े हैं, लेकिन सेंटेंस में जो हम लोग परिभाषा लिखे हैं वो परिभाषा में क्या है उसके बारे में जानते हैं। ध्यान देगा सब, हाँ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होता है उन्हें अल्पप्रण व्यंजन कहा जाता है। हकार की, है ना, हकार की ध्वनि नहीं होता है, जैसे पहला, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब यहाँ प्रत्येक वर्ग क्या होता है, जैसे कवर्ग लेते हैं, क्या लेते हैं, कवर्ग। कवर्ग में ले का, खा, गा, घा और ये। तो इसका में क्या लेना है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों क्या हो गया, अल्पप्रण हो गया।
ये परिभाषा हमें ये कह रही है कि जिसमें हकार की ध्वनि नहीं हो, लेकिन जो हम लोग वर्ग पढ़ेंगे, जो वर्ग पढ़े, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सारे में से हम लोग पहला स्थान, तीसरा और पांचवा स्थान वाले अक्षर को ही घेरा करेंगे अल्पप्रण में। और बात करते हैं महाप्रण, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है उन्हें महाप्रण कहते हैं। मतलब हकार का ध्वनि निकलता है, आप इसे बोलकर देख सकते हैं, है ना, हकार नहीं आता है लेकिन इसमें हकार होता है। जैसे दूसरा, चौथा, ये कौन सा वर्ग है भाई? तो वही, फिर से वही, कवर्ग ले लीजिए, चवर्ग ले लीजिए, टवर्ग ले लीजिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ये जितने सारे बताए थे उसमें से हम एक समझा रहे हैं, का, ख, ग, घ और अंगा। इसमें से आपका दूसरा और चौथा, ये दोनों क्या कहलाते हैं? महापरण। मतलब जितने सारे वर्ग, कवर्ग, चवर्ग पढ़े थे उसका जो है दूसरा और चौथा पोजीशन वाला जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? महापरण बोलेंगे। ये दो खत्म हो गया। किसके दृष्टि से? लघु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजन के दो प्रकार पढ़ लिए। अब बात करते हैं उच्चारण के समय स्वर तांत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद। कंपन मतलब हम लोग जब बोलते हैं तो यहाँ कंपन होता है, उसके आधार पे दो। पहला घोष, दूसरा आघोष। घोष बोलते हैं जो अल्पप्रण था उसी जैसा है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतांत्रियों में कंपन होता है उसे घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5, कितना? 3, 4, 5, उसमें भी 3 था, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें कौन सा है? 3, 4, 5, समझ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? घोष। मतलब ये है कि जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में, है ना, स्वतांत्रियों के कंपन होता है तो वो कौन सा है? जिससे इसका एग्जांपल लेते हैं घोष का, क, ख, ग, घ, अंगा। तो 3, 4, 5, ये क्या हो गया? घोष, घोष व्यंजन हो गया, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं आघोष। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतांत्रियों में कंपन नहीं होती है, क्या होती है? कंपन नहीं होती है, आघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, क्या ये पहला और दूसरा, ये दोनों मिला क्या बोल देंगे? आघोष, आघोष। तो इस प्रकार से मेरा जो वर्ण है वो पूरा कंप्लीट हो गया। मिनिमम 30 मिनट के अंदर आपको हम पूरा वर्ण के जितने सारे आकार, प्रकार और प्रकार के जैसे थे हम सब का सब आपको हम बता दिए, ठीक है। और घोष, आघोष और क्या था? अल्पप्रण और महाप्रण, ये सारे कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो डलाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पूरे के पूरे वीडियो डलाएगा। ये अभी आपको इसका एक अलग पोस्टर आएगा, उसका अलग पोस्टर आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो एक साथ डाला जाएगा। आप हिंदी में बेसिक टू हाई कोई भी कंपटीशन, चाहे वह किसी भी एग्जाम से संबंधित क्यों ना हो, ये सारे आपको काम आएंगे। सीटेट, जेटेट, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, आप तो फिर आप कोई क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, सब चीज़ के एलिजिबल है, इसमें कोई तरह का मतभेद नहीं है। आप चाहें तो बिंदास पढ़ सकते हैं। और इसी साथ अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, प्रोत्साहन करें, ताकि हम आपको और उत्साह भरा और सारे आपको हम वीडियो बनाकर डालें।